नमस्कार दोस्तों। आज 11वां पाठ है क्लास 8 हिंदी का। हिंदी ने जिनकी ज़िंदगी बदल दी वे हैं मारिया नेजेसी। आइए इस पाठ के बारे में अध्ययन करते हैं और जानेंगे इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को, इस पाठ के सारांश को, इसके पाठ के अर्थ को। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं। हिंदी ने जिनकी ज़िंदगी बदल दी वे हैं मारिया नेजेसी। अब हिंदी ने किस प्रकार से इनकी ज़िंदगी बदली, कौन कौन से कार्य किए हिंदी में इन्होंने जिनसे कि ये महान बनी। तो आइए पढ़ते हैं कि वह दिल्ली के सर्द जाड़ों की कोई आम सुबह ही थी जब जनपद स्थित हंगेरियन सूचना एवं सांस्कृतिक केंद्र की जनसंपर्क अधिकारी थी हरलीन अहलूवालिया। उनका फ़ोन आया। अर्थात दिल्ली के सर्द जाड़ों की कोई आम सुबह ही थी जब जनपद मीन्स होता है आम लोगों का रास्ता, क्या एक रास्ता जहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग चलते हैं, आम रास्ता। उस पर स्थित हंगेरियन सूचना एवं सांस्कृतिक केंद्र उनकी जनसंपर्क अधिकारी थीं हरलीन अहलूवालिया। उनका फ़ोन आया किसके पास, तो कहाँ पर आया, हंगेरियन सूचना एवं सांस्कृतिक केंद्र की जो अधिकारी थीं उनका फ़ोन आया। कहाँ पे, दिल्ली में, जब ये मारिया नेजेसी दिल्ली में ही थी। तो हरलीन मुझे हंगरी की एक अंग्रेज हिंदी महिला विद्वान से मिलवाना चाहती थी। कौन, हरलीन। जो हरलीन अहलूवालिया का जहाँ से फ़ोन आया था तो हरलीन थी हंगरी की एक अंग्रेज हिंदी महिला विद्वान से मिलवाना चाहती थी, जिन्हें हिंदी में किए गए उनके काम के चलते न केवल दुनिया भर में पहचान मिली थी बल्कि अपने राष्ट्रपति अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने उन्हें सम्मानित भी किया था। अर्थात लेखक जो हैं उस समय सूचना एवं सांस्कृतिक केंद्र से फोन आता है लेखक को और लेखक कहते हैं तो उन दिनों जो हरलीन अहलूवालिया थे वे उसको किससे मिलाना चाहती थी, हिंदी की एक प्रसिद्ध विद्वान या विदुषी महिला से। यहाँ पे विद्वान नहीं आएगा, क्या आएगा, विदुषी महिला आएगी। विदुषी लेडीज के लिए क्या यूज होता है, विदुषी। जबकि कोई जेंट्स होता तो उसके लिए आता विद्वान, ठीक है। तो बल्कि अर्थात हिंदी में उन्होंने ऐसे कार्य किए थे जिससे कि उन्हें राष्ट्रपति अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम नामक जो सम्मान था उससे भी सम्मानित किया गया था। किसको, मारिया नेजेसी को, ठीक है। वह विदुषी आया ना, विदुषी, ये विदुषी तब चंद मीस होता है कुछ दिनों के लिए ही भारत में थी और उसी शाम उन्हें दिल्ली से बाहर जाना था। अर्थात तो उस समय वो वहीं पर थी दिल्ली में और लिहाजा सुबह 10 बजे का समय मुलाकात के लिए तय हुआ। भले ही वह महिला हिंदी के चलते जानी पहचानी जा रही थी लेकिन थी तो अंग्रेज, लिहाजा उनसे पूछे जाने वाले सवालों की फेहरिस्त अर्थात सूची, फेहरिस्त मीन्स क्या होता है, सूची, ठीक है। सूची तैयार करते वक्त हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी ध्यान रखा कि क्या पता कब संवाद के लिए इसकी ज़रूरत आ पड़े। अर्थात वह विदेश में पढ़ी थी तो भारत की, लेकिन कुछ दिनों के लिए जब आई थी दिल्ली में तो उनसे सवाल जवाब करने के लिए 2 प्रकार की लिस्ट बनाई गई, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। अब क्या था, आचार्य अंग्रेजी के सवालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सुबह 10 बजे जब अपने फोटोग्राफर के साथ मैं हंगेरियन सूचना केंद्र पहुंचा तो हरलीन अपने कार्यालयी काम में व्यस्त थी। हमें स्वागत कक्ष में बैठने को कहा गया और हम बैठकर अभी गर्मा गर्म कॉफ़ी की चुस्कियाँ ही ले रहे थे कि एक भद्र अंग्रेज महिला आ पहुंची। वो कौन थी, हरलीन अहलूवालिया।
उन्होंने अभिवादन की शुरुआत हाथ जोड़कर नमस्ते से की, फिर क्षमा याचना की कि दिल्ली के व्यस्त यातायात के चलते वह समय से नहीं पहुंच सकी। कहाँ पर? हंगरी में। हरलीन के आने के चंद मिनट बाद ही हम बातचीत में इतने मशगूल हो गए। मशगूल मीन्स होता है बिजी होना, ठीक है, बिजी या कह सकते हैं व्यस्त होना। तो इतने मशगूल हो चुके थे कि औपचारिक परिचय की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अर्थात पूछा भी नहीं कि आप कहाँ की थी, कहाँ की नहीं है। तो वह डॉक्टर मारिया निर्जेसी थी। कौन? डॉक्टर। डॉक्टर जब किसी व्यक्ति के नाम के आगे लगता है तो मान लो उसने क्या की होती है, पीएचडी। पीएचडी की डिग्री ले चुकी होती है वह, या ले चुका होता है कोई भी जिसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। तो अप्रैल 1953 में हंगरी के बुडापेस्ट में जन्मी निर्जेसी ने संस्कृत, लैटिन, प्राचीन यूनानी, भारत विज्ञान जैसे विषयों में एमए कर संस्कृत व हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। डॉक्टरेट क्या होता है? पीएचडी। क्या? पीएचडी। तो अब तब नाम के आगे क्या लगता है? ये डॉक्टर। डॉक्टर शब्द अपने आप ऑटोमेटिक लग जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि 1953 ईस्वी में हंगरी के बुडापेस्ट में वो जन्मी थी, हंगरी में जन्मी थी। उसका एक शहर था बुडापेस्ट। कब? 1953 में। और उन्होंने क्या किया कि संस्कृत लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज एवं प्राचीन यूनानी जो चिकित्सा पद्धति होती है और भारत विज्ञान जैसे विषयों में उन्होंने एमए कर, और संस्कृत व हिंदी में उन्होंने क्या किया? पीएचडी। संस्कृत सब्जेक्ट और हिंदी सब्जेक्ट में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर ली थी। तो यूरोप हिंदी समिति की उपाध्यक्षा और ईओत्सव लोरेन यूनिवर्सिटी में हिंदी की विभागाध्यक्ष या विभाग की अध्यक्ष के तौर पर अकादमिक गतिविधियों से जुड़ी निर्जेसी ने 3 दर्जन से भी अधिक, अर्थात 36 से भी अधिक किताबों का हिंदी से हंगेरियन और हंगेरियन लैंग्वेज से हिंदी में अनुवाद किया। तो वे क्या रही थी? यूरोप हिंदी समिति की उपाध्यक्ष रही एक तो, ठीक है। और दूसरा एक यूनिवर्सिटी थी ईओत्सव लोरेन, उस यूनिवर्सिटी की वो विभाग की अध्यक्ष रही थी मेन, ठीक है। तो इन गतिविधियों से जुड़ी रही और उन्होंने उस बीच क्या किया, तो जो लैंग्वेज थी वहाँ की हंगरी की हंगेरियन, तो उससे तो हिंदी में, हंगरी से क्या हिंदी में ट्रांसलेशन की बुकों की, और हिंदी से किस में? हंगेरियन लैंग्वेज में। किसमें? हंगेरियन लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेशन किया, अनुवाद किया। हमारी बातचीत के बीच 6ठे विश्व हिंदी सम्मेलन व जॉर्ज ग्रेसन सम्मान से सम्मानित नौजेसी को भारत, यहाँ की भाषा, यहाँ के लोग, यहाँ के शहर, यहाँ की फिल्में, यहाँ का साहित्य, यहाँ की राजनीति और यहाँ की संस्कृति कैसी लगती है। उनका खुद का बचपन कैसा था, उनका हिंदी से जुड़ाव कैसे हुआ, जैसे तमाम सवालों से होकर गुजरना पड़ा और सभी के जवाब उन्होंने बिंदास मतलब मस्त अंदाज में दिए। तो ये सब सवाल उससे पूछे गए तो उन्होंने उन सब के अच्छे प्रकार से जवाब दिए। लेकिन निर्जेसी ने बातचीत की शुरुआत शिकायतों से की। किस प्रकार की शिकायतें? तो उनका कहना था सबसे पहले कि भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ की परंपरा बहुत समृद्ध है, खुशहाल है, समृद्ध मीन्स खुशहाल, संपन्न, और यहाँ के जो फिल्म वाले इतनी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते ही नहीं बल्कि झूठ दिखाते भी हैं, उन्हें देखकर दुख होता है। आप फिल्म हम दिल दे चुके सनम को लीजिए, इस पूरी फिल्म की शूटिंग हंगरी या यूँ कहिए कि हमारे शहर बुडापेस्ट में हुई, पर फिल्म में उसे इटली का शहर बता दिया गया है। किसका? इटली का। और इस झूठ की ज़रूरत क्या थी? यह धरती के साथ साथ ही नाइंसाफ़ी है, जिसके हुस्न को आपने कैमरे में कैद करके पर्दे पर दिखाया पर जगह उसकी क्या दूसरी बता दी। तो ये क्या है? झूठ है। इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो निर्जेसी की शिकायत का कोई जवाब देते नहीं बना, लिहाजा
यह कहकर कि हम आपकी बात हम दिल दे चुके शर्म देखने वाले सभी दर्शकों के पास ना भी पहुंचा पाए तो अपने पाठकों तक जरूर पहुंचा देंगे ताकि उन्हें सच्चाई का पता चल जाए। क्षमा मांग ली। उसके बाद हिंदी से उनके जुड़ाव के बारे में मैंने जानना चाहा तो वह जैसे अपने बचपन में लौट गई। अर्थात उनसे जो सवाल जवाब पूछे जा रहे थे मारिया निजेसी से, तो उन सवालों के बारे में यहाँ पर क्या है जिक्र है। तो हंगरी में संयुक्त परिवार की सोच नहीं है। वह आगे बताती है, कहती है हंगरी में क्या है संयुक्त परिवार, उसकी सोच है ही नहीं। पति पत्नी और बच्चे भी केवल 20 साल की उम्र तक माता पिता के साथ रह सकते हैं। कुल मिलाकर एक इकाई का छोटा परिवार। अगर हंगरी में क्या होता है कि बच्चे भी जो होते हैं वे केवल 20 साल तक माता पिता के साथ रहते हैं, उसके बाद उन्हें घर से बाहर या कह सकते हैं हॉस्टल आदि में डाल दिया जाता है पढ़ने के लिए। तकरीबन 30 साल पहले माता पिता का तलाक हो गया, दोनों ने दूसरा विवाह कर लिया। तो अपने माता पिता के बारे में बताती है वह। तो आज मेरी उम्र है 81 साल है, पर वह अकेले रहती है। आज जो मेरी माँ की जो उम्र है वह क्या है 81 साल 81 ईयर, पर वह अकेली रहती है। और मेरी मौसी जो है 86 ईयर्स की 86 साल की, वह भी अकेली हैं। वे दोनों इस उम्र में भी स्वायत्त हैं। स्वायत्त मीन्स अपने आप पर निर्भर हैं, है ना, सेल्फ डिपेंडेंस जिन्हें कह सकते हैं। और मैंने भी शादी नहीं की, मैंने भी मैरिज नहीं की। काम व शादी मैं एक को चुनना था। बच्चे पति व परिवार के साथ मैं वह नहीं कर पाती जो आज कर रही हूँ। अर्थात जब मैं इतनी बिजी हो जाती या मेरा परिवार होता तो मैं यह सब कार्य नहीं कर पाती। मैंने हिंदी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। दरअसल मेरी ज़िंदगी के शुरुआती 20 साल, शुरुआती जो 20 ईयर्स थे, बहुत छोटी सी जगह पर बीते। कह सकते हैं कि मैं बचपन से ही इंसानी जीवन के शुरुआती दौर को जानने के लिए लालायित रही। क्या कि बचपन से ही इंसानी जीवन का जो शुरुआती दौर होता है, या कह सकते हैं जीवन यापन किस प्रकार से किया जाता है, उसको जानने के लिए ललचायमान रही, लालायित रही। मुझे उस जीवन के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए मैंने ग्रीक, लैटिन, यूनानी और संस्कृत भाषाएं सीखी। उन्होंने कई सारी भाषाएं सीखी इस सब या ज़िंदगी को जानने के लिए। एमए की पढ़ाई के बाद मैं एक प्रकाशन संस्थान से भी जुड़ी और उस दौरान हंगरी में केवल 1-2 सज्जन ही हिंदी जानते थे। अर्थात उस समय ऐसा दौर था कि पूरे हंगरी जो देश था वहाँ पर केवल 1-2 व्यक्ति ही क्या जानते थे, हिंदी। तो मेरे प्रोफेशन में मेरी रुचियों को यहाँ से उसकी जो इंटरेस्ट था, रुचि थी, उसको किसने बढ़ाया, तो मेरे प्रोफेशन ने मेरी रुचियों को देखकर मुझे हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित किया, उसको मोटिवेट किया। किसने, प्रोफेशन ने, उसके ने। और एक बार जो मैं ऐसे जुड़ी तो जुड़ती ही चली गई। अर्थात मेरा इंटरेस्ट था तो प्रोफेशन ने तो बढ़ाया, लेकिन जब मुझे इंटरेस्ट आने लगा तो मैं और इंटरेस्ट उसमें लेती चली गई। तो 1985 1985 में मैं पढ़ाई के सिलसिले में या पढ़ाई के बारे में पहली बार भारत आई और यहाँ 10 माह तक रही। अर्थात 10 मंथ्स यहाँ पर स्टे किया मैंने। और एक लड़की जिसने घर से कॉलेज की 4 दीवारी ही देखी हो, अर्थात कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, तो उसने हिंदी की बदौलत क्या है पूरी दुनिया देख ली आज। वह लड़की कौन है, मारिया निजेसी। आज मैं वियना में पढ़ाती हूँ, वियना ऑस्ट्रेलिया, वियना में पढ़ाती हूँ। और मेरे एक शिष्य इमरे बांगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते हैं। उस समय की बात चल रही है। और इंग्लैंड में हिंदी के तमाम जानकारों के बीच एक हंगेरियन का हिंदी पढ़ाने के लिए चुना जाना कम बड़ी बात नहीं है। अर्थात जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पर क्या है एक हंगेरियन का, या कह सकते हैं इंग्लैंड में एक हंगेरियन जो देश था, उस देश की एक लड़की का पढ़ाना, और वो भी हिंदी, आम बात नहीं है। जहाँ तक कि हंगरी की बात है, मेरे समय में वहाँ ना तो हिंदी भाषी
लोग थे और ना ही किताबें हुआ करती थी। तो उसने किस प्रकार से पढ़ा होगा, कहाँ से किताबें इकट्ठी की होंगी। तब वह बताती है कि डॉक्टर हुकुम सिंह नामक एक गणितज्ञ ने हिंदी सीखने में मेरी काफ़ी मदद की। जो मैथमेटिशियन थे डॉक्टर हुकुम सिंह, उन्होंने उसकी हिंदी में पढ़ाने में काफ़ी मदद की। तो आज हंगरी में मैंने हिंदी का पुस्तकालय बना रखा है। कहाँ पर? अपने घर, जिसकी किताबें भारतीय दूतावास ने उपलब्ध कराई। भारतीय दूतावास ने उसको क्या है, किताबें उपलब्ध कराई। बुडापेस्ट में भारतीय पोशाक ही पहनती हूँ मैं, अर्थात जो भारतीय पोशाक चलती है सलवार सूट आदि, उसे ही पहनती हूँ, जिसे देख मेरे छात्रों में भी इसके प्रति ललक बढ़ती है। कड़ाके की ठंड के चलते वहाँ सलवार सूट ही ठीक है, इसलिए साड़ी कम पहनते हैं, अर्थात वह साड़ी बहुत कम यूज करती हैं। भारत की कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे अच्छी लगती हैं, ये आप बताइए। कि वाक्य पूरा होता है इससे पहले ही वह बोल पड़ी, यहाँ के मानवीय संबंध मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे खुद के ढेरों रिश्ते यहाँ हैं, अर्थात मेरी सारे रिश्तेदार जो हैं या रिलेटिव जो हैं फैमिली के, वे सभी कौन है, इंडियन हैं और जो सालों साल से बरकरार हैं। पिता भाई दोस्त की तरह यहाँ के लेखकों ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। जो यहाँ के राइटर थे उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला। असगर वजाहत के साथ हंगरी में 5 साल तक साथ साथ काम किया मैंने। असगर वजाहत जो थे उनके साथ हंगरी में 5 ईयर तक क्या है एक साथ काम किया। और अशोक वाजपेयी, राजेंद्र यादव जो लेखक थे हिंदी के, अशोक चक्रधर, जैनेन्द्र कुमार जैसे लेखकों से मेरा संपर्क भी रहा। और भारतीय खाने में पूरी मटर पनीर भी मुझे बहुत पसंद है। अब क्वेश्चन बन जाए कि उसको भारतीय खाने में क्या पसंद है, तो पूरी मटर पनीर आदि, है ना। यहाँ का कौन सा शहर व कौन सी फिल्म आपको पसंद है। तो मारिया निजी से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनकी लिस्ट जो है, उस लिस्ट में ये सब सवाल आते हैं कि यहाँ का कौन सा शहर और कौन सी फिल्में आपको पसंद है। तो मारिया निजेसी का जवाब था कि दिल्ली तो अपना शहर है। उसको कौन सा शहर है, पसंद है दिल्ली, इसलिए कुछ कहूँगी नहीं। 7 साल बाद दिल्ली आई तो सीएनजी का असर देखा और यहाँ का प्रदूषण कम हुआ, हरियाली बढ़ी है। पौंडीचेरी, मैसूर, उड़ीसा और उदयपुर में भी मुझे काफ़ी बहुत पसंद है ये शहर। सच कहूँ तो जहाँ भीड़ कम है, हवा ज़्यादा है, ये शहर मुझे बहुत पसंद है। आगे वह कहती है कि रही फिल्मों की बात, तो भारतीय फिल्में हंगरी में बहुत कम पहुंचती हैं, अर्थात हंगरी लैंग्वेज में जो इंडियंस जो फिल्म होती हैं वे बहुत कम पहुंचती हैं लैंग्वेज ट्रांसलेट होके। तो वैसे भी पूरे हंगरी में केवल 500 हिंदुस्तानी हैं। 10 साल पहले तो ये केवल 50 ही थे। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे फिल्म उमराव जान काफ़ी अच्छी लगती है। उमराव जान काफ़ी अच्छी फिल्म भी है। और नसरुद्दीन शाह व शबाना आज़मी जो हीरो हीरोइन हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। शायद इसलिए ये कला फिल्मों से जुड़े कलाकार हैं। मनोरंजन की ज़रूरत तो इंसान को कभी कभी पड़ती है, पर कला फिल्में ज़िंदगी का हिस्सा हैं। आप इनसे मोह कैसे मोड़ सकते हैं। धर्म और राजनीति की जब बात की जाए तो उनके बारे में नैजेसी के ख्याल पूरी तरह से तार्किक हैं। उनके मुताबिक मैं हर तरह के मंदिर, मस्जिद, चर्च, पर मैं ना इधर की हूँ ना उधर की, है ना। मैंने धर्म के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, अर्थात वे किसी भी एक धर्म में विश्वास नहीं करती, है ना, ना ही किसी एक धर्म के पक्षपाती हैं। वे हर एक धर्म को मानने वाली हैं और धर्म राजनीति से पूरी तरह तार्किक हैं वो। लेकिन हर धर्म का आदर करते हुए मैं किसी एक धर्म को नहीं मानती। उनका कहना है कि वे एक धर्म में विश्वास नहीं करते। और रही राजनीति, तो चूँकि मैं समाचार पत्रिकाएँ पढ़ती हूँ, खबरिया चैनल देखती हूँ, जो खबर देने वाले होते हैं, नॉलेज देने वाले होते हैं, इसलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत समझ है। दरअसल हंगरी में रहकर आप राजनीति के प्रभावों से बच नहीं सकते हैं।
तो राजनीति तो उनमें शामिल होती है, पर लेकिन वे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। वहाँ पिछले 15 सालों में काफ़ी बदलाव हुए हैं, लेकिन भारत की राजनीति को समझने के लिए पूरी ज़िंदगी चाहिए। अर्थात राजनीति से उनका ज़्यादा तालमेल नहीं था, कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पर कि नेतजसी से आखिर में आधुनिकता को लेकर उनके विचारों के बारे में पूछा। अचरज यह है कि उन्होंने आधुनिकता से असहजता जताई। उनका कहना था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि जगह की, सामान की खासियत और विविधता जो है सब खत्म हो गई है। हर जगह फास्ट फूड जैसे एक जैसे साबुन, एक जैसा पेय, एक जैसे शैम्पू। यह क्या है? यह ठीक है कि भूमंडलीकरण ने हमें जोड़ा है, इससे हम एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, पर लोग यह क्यों नहीं समझते कि पूरी धरती ही हमारी है। अगर हम इसे खराब करेंगे तो इसका नतीजा सबको भुगतना होगा। कैटरीना, सुनामी, विल्मा, भूकंप और भी न जाने क्या क्या। अर्थात जो इस प्रकार के भूकंप आए थे, कैटरीना, सुनामी, विल्मा और जो भूकंप आदि, जो भौगोलिक या भूगर्भिक जो हलचलें होती हैं, उन सब का नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो आगे कहते हैं वे कि मैं एक अनुभव से अपनी बात खत्म करना चाहूँगी कि एक बार मैं सूरीनाम के घनघोर जंगलों की तरफ गई, जहाँ से नदी मार्ग के अलावा गुजरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हमने नाव पकड़ी, काफ़ी अंदर तक गए, यानी उस इलाके तक गए जहाँ आबादी नहीं थी, बस्तियाँ, कल कारखाने नहीं थे, उद्योग धंधे नहीं थे, पर वहाँ भी प्लास्टिक से बनी पानी की एक बोतल तैरती हुई मिली थी। तो मैंने सुना है कि समुद्र में कहीं एक प्लास्टिक का द्वीप बन गया है। अर्थात जो हम कूड़ा करकट या प्लास्टिक की बोतल आदि समुद्र में फेंक देते हैं, तो उन प्लास्टिकों का जो एक ढेर है वह क्या बन गया? एक टापू, एक द्वीप बन गया, कह सकते हैं। किसका? कचरे का। किसका? कचरे का। कहाँ पर? पानी। तो क्या है, जो जल्दी ही महाद्वीप बन जाएगा। अब इस प्रकार से कचरा इकट्ठा होता गया तो क्या है, पूरे जो समुद्र है वह एक क्या है, महाद्वीप बन जाएगा कचरे का, वह कहती। तो हमें सोचना होगा कि इन चीज़ों का पर्यावरण पर क्या असर होगा। हम ऐसी दुनिया में जिएंगे कैसे? क्या ऐसे ही विश्व की कल्पना की थी हम सब ने? क्या यही विश्व हमें मिलेगा? तो लेखक हैं इसके जयप्रकाश पांडे। आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद। देखते हैं इसके कुछ शब्दार्थ को। फेरिस्त, फेरिस्त मीन्स होती है सूची। अभिवादन मीन्स होता है शिष्टाचार का तरीका। क्षमा याचना मीन्स माफ़ी मांगना। नाइंसाफ़ी मीन्स अन्याय। ललक मीन्स इच्छा। लालयत मीन्स ललचाया हुआ। बदौलत मीन्स कृपा से, दया से, मेहरबानी से। कड़ाके मीन्स जोरदार। मुँह तोड़ना मीन्स बेरुखी करना, ध्यान न देना। तार्किक मीन्स होता है तर्कपूर्ण। मुताबिक मीन्स अनुसार। अचरज मीन्स आश्चर्य। खासियत मीन्स विशेषता। विविधता मीन्स कई तरह का। पेय मीन्स पीने वाले पदार्थ। और कैटरीना आदि क्या है, तूफान का नाम। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में आए होंगे। और जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हिंदी पाठों की जो श्रृंखला है वह आगे चलती रहेगी। और इसमें क्या है, आगे हम ग्रामर को भी पढ़ाने वाले हैं। और ग्रामर को भी 1 बाय 1 जो कि 8th क्लास की जो आपके ग्रामर है इम्पोर्टेंट, केवल उसी को कराएंगे। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।